नमस्कार बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर नंबर 8 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, यातायात एवं संचार। तो आदि मानव ने स्टार्टिंग में पढ़ा भी होगा आपने क्लास 6 में भी कि आदि मानव ने अपने भोजन का उत्पादन करना सीख लिया। तब उसने भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने की आवश्यकता समाप्त हो गई। उसने कृषि भूमि के निकट रहना प्रारंभ किया, जिसके लिए उसने मिट्टी व घास फूस आदि से झोंपड़ियाँ बनाई। ये प्रारंभिक बस्तियाँ थीं। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं, प्रारंभ में जो आदि मानव था बच्चों, वह खुले आसमान के नीचे रहता था, कंदमूल फल खाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वह स्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगा, क्योंकि उससे पहले वह एक स्थायी रूप से नहीं रहता था, अर्थात एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाता था, घुमंतु जीवन उसका था। लेकिन धीरे धीरे उसने स्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया। फिर उसने क्या किया कि उसने घास फूस आदि से झोंपड़ियाँ बनाई, यानी कि वो उसकी प्रारंभिक बस्तियाँ थी। धीरे धीरे इन प्रारंभिक बस्तियों ने गाँव का रूप ले लिया, और वही बस्तियाँ धीरे धीरे बच्चों क्या है, गाँव के रूप में परिवर्तित हो गई, जो आगे चलकर नगरीय कस्बे बने। ये मात्र उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति थे, जबकि आधुनिक बस्तियों में प्रारंभिक बस्तियों को किसी भी प्रकार से छाप देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये उन सुख सुविधाओं से युक्त है जिनकी कल्पना मानव कर सकता है बच्चों, जैसे सड़कें, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, जलमार्ग, विद्यालय, चिकित्सालय, सिनेमा घर, पार्क, दुकानें और आश्रय स्थल आदि। तो आप जानेंगे बच्चों कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ में क्या होता था कि कच्ची बस्तियां होती थी। धीरे धीरे वो बस्तियां गांवों से कस्बों में और कस्बों से नगर के रूप में बच्चों परिवर्तित हो गई। अब क्या था कि आधुनिक समय में क्या है कि आप देखते हैं कि सड़कें, जो शहर हैं बच्चों, उनमें क्या देखने को मिलता है हमें, सड़कें, पक्की सड़कें, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, सिनेमा घर, विद्यालय, चिकित्सालय आदि हमें देखने को मिलते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनका बच्चों अभाव है। तो प्राकृतिक पर्यावरण मानवीय संबंधों के बीच संबंध, जो मानवीय बस्तियां हैं और प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके बीच क्या संबंध है। मानवीय बस्ती और विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। किसी एक स्थान की भौगोलिक स्थिति, जल की उपलब्धता तथा प्राकृतिक वनस्पतियाँ बस्तियों की स्थापना में अहम भूमिका निभाती हैं। तो बस्तियाँ कहाँ पर बस्ती हैं बच्चों, जहाँ पर जल की पर्याप्त उपलब्धता हो, प्राकृतिक वनस्पतियों में जल पर्याप्त मात्रा में, इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पतियों अर्थात उनके लिए खाने की कुछ भोज्य सामग्री उपलब्ध हो सके। तो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ भी चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यताएं, नील की घाटी आदि नदियों के किनारे ही क्यों बसी, क्या उसके पीछे कारण था। तो नदी घाटी सभ्यताओं की स्थापना का मुख्य कारण भी यही था कि नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि एवं जल की उपलब्धता थी, जो भोजन एवं उत्पादन में बच्चों सहायक होती थी। बस्तियों की स्थापना के लिए मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होते थे, क्योंकि यहाँ पर खेती करना, घरों पर सड़कों का निर्माण करना तथा अन्य सुविधाएं जुटाना बच्चों सरल हो जाता था। यही कारण है कि मैदानों में आबादी घनी होती है। इसके विपरीत जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जो भोजन का उत्पादन करना एवं सरल सुविधाएं जुटाना कठिन हो जाता है, इसलिए वहाँ पर बच्चों आबादी कम होती है। तो आबादी कहाँ पर अधिक आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको सुविधाएं अधिक उपलब्ध होंगी, वहीं पर मानव रहना अधिक पसंद करेगा। जहाँ पर सुविधाओं का अभाव है वहाँ पर व्यक्ति रहना पसंद नहीं करेगा। अब है स्थायी और अस्थायी बस्तियाँ। बस्तियाँ दो प्रकार की हो सकती हैं, स्थायी और अस्थायी। एक अस्थायी बस्ती कुछ समय के लिए स्थापित की जाती है, जैसे कुछ दिनों या किसी विशेष मौसम के लिए, अर्थात खानाबदोश जाति, ये चित्र में दिखा रखा है, इनका कारवा है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच्चों चले जाते हैं। इसी प्रकार की बस्तियों की स्थापना हरियाणा व राजस्थान के चरवाहे एवं पहाड़ी क्षेत्रों के गडरिये भी करते हैं, जो
गर्मी के घास के मैदानों के निकट बस जाते हैं और वर्तमान में भारत की कुछ अस्थायी बस्तियां देखने को आपको मिलती हैं बच्चों। हरियाणा और राजस्थान में इस प्रकार की लोग अधिक निवास करते हैं। तंबू अस्थायी, पक्का मकान स्थायी मकान है बच्चों। बस्तियां वहाँ के निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं के साथ स्थापित की जाती हैं। इनमें कच्चे घरों या घरों के रूप में उपयोग होने वाले वाहन जैसे बैलगाड़ी शामिल होते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं व जंतुओं के साथ करते हैं। मरुस्थल में यात्रा करने वाला कारवा अस्थायी बस्ती का उदाहरण है। अर्थात इस प्रकार की जो बस्तियाँ होती हैं वो अस्थायी होती हैं, कुछ समय के लिए स्थापित होती हैं, फिर वहाँ से उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। स्थायी बस्तियाँ दीर्घकाल के लिए स्थापित की जाती हैं, अर्थात लंबे समय तक। इन्हें व्यक्तियों की आधारभूत एवं गौण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बसाया जाता है। जैसे उनकी क्या विशेषता होती है? स्थायी बस्तियों में जनसंख्या के आवश्यकता अनुसार जो है बच्चों कच्चे मकान पक्के मकान, सड़कें, विद्यालय, चिकित्सालय आदि होते हैं। अर्थात वहाँ पर इन सुविधाओं का अभाव नहीं होता बल्कि ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियाँ क्या होती हैं और नगरीय बस्तियाँ क्या होती हैं बच्चों? किसी जिले में ग्रामीण एवं नगरीय दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। किसी जिले को ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बांटा जाता है तथा दोनों में विशिष्ट प्रकार की विशिष्टता या भिन्नता आपको देखने को मिलेगी बच्चों। आरंभ में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान प्राय कच्चे होते थे, जबकि आज इन क्षेत्रों में पक्के मकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपने देखा होगा बच्चों अपने आसपास में अब कच्चे मकान आपको बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, बल्कि गाँवों में भी बच्चों पक्के मकान हमें देखने को मिलते हैं। आजकल इन क्षेत्रों में पक्के मकानों की संख्या बढ़ रही है। इसके विपरीत नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश मकान पक्के ही होते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत किया जाता है, जैसे बंगला, कोठी, फ्लैट, एक मंजिला, दो मंजिला आदि। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों का इस प्रकार के मकान होते हैं। ये ग्रामीण चिकित्सक हैं, ये आपके नगरीय क्षेत्र हैं, दो मंजिली बहुमंजिली आपको इमारतें देखने को मिलती हैं। ये शहरी चिकित्सालय है ना, बेड आदि पड़े हुए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः मकानों के अलावा अन्य भवनों का अभाव होता है। पक्के मकान तो हो सकते हैं, लेकिन बच्चों गाँव में सामुदायिक केंद्र, प्राथमिक विद्यालय आदि यहाँ होते हैं। इसके विपरीत बच्चों शहरों में क्या है? बड़े बाजार होंगे, चिकित्सालय, विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय आदि होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों का अभाव होता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में दुकानें व बाजारों की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि गांव के लोग शहरों से सामान खरीदने के लिए जाते हैं बड़े स्तर पर। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों कच्ची सड़कें व कुछ अन्य सड़कें होती हैं, उन्हें मुख्य मार्ग तथा राजमार्ग से जोड़ती हैं। ये सड़कें सभी मौसमों में उपयोगी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ संचार, यातायात, चिकित्सा आदि सुविधाएं बच्चों सीमित होती तो हैं लेकिन कम होती हैं। इसलिए ग्रामवासी आसपास के नगरों की इन सुविधाओं से प्राप्ति हेतु जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों में बहुत सी सुविधाएं भी होती हैं। यहाँ पर कुछ गंदी बस्तियाँ झुग्गी झोंपड़ियों के रूप में पाई जाती हैं। इन बस्तियों में इतनी गंदगी होती है बच्चों कि यहाँ पर रहन सहन के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ये गंदी बस्तियाँ हैं जहाँ पर व्यक्ति को रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी स्थान पर व्यक्ति ऐसे स्थान पर बच्चों रहना चाहेगा जहाँ पर स्वच्छता हो, साफ सफाई। गंदी बस्तियों में मानव रहना पसंद नहीं करेगा। अब है प्रकीर्ण तथा सघन बस्तियाँ। किसी स्थान को उसके भौतिक स्वरूप और कृषि उद्योग या व्यावसायिक महत्व के आधार पर प्रकीर्ण व सघन बस्तियों में बांटा जा सकता है। प्रकीर्ण बस्तियाँ में मकान यहाँ वहाँ बने होते हैं, जबकि सघन बस्तियों में मकान एक दूसरे के निकट होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियाँ क्या होती हैं? प्रकीर्ण बस्तियाँ वो हैं जहाँ पर मकान बच्चों दूर दूर बसे होते हैं, जबकि सघन बस्तियों में मकान पास पास में बच्चों बने होते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पहाड़ी स्थानों में प्रकीर्ण बस्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं, जबकि मैदानों में सघन बस्तियाँ अर्थात पास पास में मकान आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब जानेंगे कि दोनों ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आपस में क्या संबंध होता है बच्चों। ग्रामीण व नगरीय बस्तियाँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी एक का दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात इससे तात्पर्य है
कि ग्रामीण और शहरी जो बस्तियां वे एक दूसरे पर निर्भर हैं, अर्थात एक दूसरे से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दोनों का अस्तित्व अर्थात जीवन, अर्थात एक दूसरे के बिना दोनों बस्तियां बेकार है, व्यर्थ हैं। ग्रामीण क्षेत्र नागरीय जो क्षेत्र हैं उसमें अनाज, फल, सब्जियां, मानव संसाधन की आपूर्ति करते हैं। हरी साग सब्जियां, फल आदि जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों से हमें क्या मिलता है? ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पाद तथा सेवाएं उपलब्ध कराता है। हो सकता है कि किसी शहरी क्षेत्र किसी व्यक्ति ने कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण न किया हो, फिर भी वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस पर निर्भर करता है। हो सकता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शहर का गांव उसने ना देखा हो, ना गया हो, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उसको वहीं से प्राप्त हो। हालांकि एक ग्रामीण व्यक्ति को भी बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शहर जाना होता है बच्चों, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, अन्य सेवाओं के लिए हमें नगरों की ओर जाना होता है। पलायन, ग्रामों से नगरों की ओर पलायन करना वर्तमान समय की एक गंभीर समस्या है, अर्थात गांव से लोग शहरों की तरफ बच्चों जाते हैं। बहुत सी सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा आदि के अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण लोग नगरों की ओर पलायन करते हैं, अर्थात रोजगार की तलाश में लोग वहां पर जाते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव होता है, इसलिए वे रोजगार की तलाश में बच्चों नगरों की ओर जाते हैं, क्योंकि गाँव में क्या है कि खेती से जुड़े हुए, पशुपालन से जुड़े हुए कार्य हम कर सकते हैं, जबकि शहरों में हमें विभिन्न प्रकार के कार्य बच्चों मिल जाते हैं। तो उनसे लोगों में लोग स्थायी रूप से नगरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे नगरों की जनसंख्या बच्चों तेजी से बढ़ रही है और वहाँ की नगर सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ रहा है, अर्थात सुविधाओं को गवर्नमेंट को लगातार बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण लोग भी शहरों की तरफ जाते हैं। अतः सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। गाँव में शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने चाहिए। सरकार को उद्योगपतियों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, वे ग्रामों में अपने उद्योगों की स्थापना करें ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन न करना पड़े। तो इसलिए आवश्यक है कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित करे और स्वरोजगार अपनाने के लिए सरकार उनको प्रेरित करे, जिससे वो जो ग्रामीण है बच्चों को शहरों की तरफ ना दौड़े, ना भागें, वह अपने ग्राम, अपने निजी, अपने आसपास के क्षेत्र में बच्चों अपना काम कर सकें, क्योंकि स्वरोजगार का अपनाएंगे तो बेरोजगारी बच्चों कम होगी, क्योंकि शहर में भी इतनी अधिक संख्या में रोजगार हमें प्राप्त नहीं हो सकता है बच्चों। अब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि ग्रामीण और नगरीय व्यवसाय क्या क्या है अलग रूप से, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको जानेंगे। धन्यवाद।